औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, के इलेक्ट्रिक की सितम ज़रीफ़ी जारी है। कल भी इस इदारे की नज़र मैंने पूरी आबुताब के साथ उतारी थी और आज भी मैं इसी जानिब गामजन दिखाई दूंगा, क्योंकि वाज़े तौर पर के इलेक्ट्रिक के हवाले से अगर कहा जाए कि के इलेक्ट्रिक मौजूदा दौर में इस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी का किरदार अदा कर रही है तो ये बात गलत नहीं होगी। एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से जितनी बातें की जाती हैं, के इलेक्ट्रिक शायद कानून के ताबे नहीं है, के इलेक्ट्रिक शायद हुकूमती अहकामात के ताबे नहीं है, के इलेक्ट्रिक शायद हुक्मरानों को अपना हुक्मरान तसव्वुर ही नहीं करती, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो सूरत हाल देखने में आती है और जिन चीजों को जो है वो जवाज बनाया जाता है, आया उन्हीं जवाज को लेकर वो इदारे जो कि कभी फर्नेस ऑयल तो कभी गैस फराहम कर रहे होते हैं, वो इदारे कह देते हैं कि उसमें कोई कमी वाकई नहीं की गई है। अगर के इलेक्ट्रिक की जानिब से यह कहा जा रहा है कि फर्नेस ऑयल या फिर गैस की बंदिश की वजह से लोड शेडिंग में इजाफा करना पड़ रहा है तो यह सरासर गलत बयानी की जा रही है अवाम पाकिस्तान के साथ, अवाम कराची के साथ, ताजरों के साथ, हुक्मरानों के साथ, सनतकारों के साथ और हमारी कारोबारी बड़ी शख्सियात के साथ, जो कि इस सूरत हाल में इस अजियत से दो चार हैं कि आया पहले ही कोविड-19 के बायस कारोबार बिल्कुल मट्टी पलीद हो चुका है और उसके बाद आज सूरत हाल यह है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से जो सनतें एसओपीज को फॉलो करते हुए चलती हुई दिखाई दे रही थी, आज उन सनतों के अंदर भी लोड शेडिंग की वजह से मजीद बेरोजगारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर सूरत हाल ऐसी ही चलती रही तो आगे आने वाले वक्तों में बेरोजगारी का एक नया तूफान आएगा। मईशत जो कि पहले ही आखिरी सीढ़ी पर पहुंच चुकी है वो जमीन पर बैठ जाएगी और अगर मामलात ऐसे ही चलते रहे तो हुकूमत कुछ करने से कासिर दिखाई देती है। यहां पर मुझे काफी हैरत होती है क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से और खासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाजी साहब की जानिब से बड़ी बातें की जाती हैं कि इदारों को जो है वो मजबूत किया जाएगा। इदारे इतने मजबूत हो चुके हैं कि वो किसी हुकूमत की सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उन तमाम इदारों का अगर मवाजना कर लिया जाए तो महज दो इदारे ही आपको काम करते हुए दिखाई देंगे। एक इदारा है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जबकि दूसरा इदारा जो है उसका नाम के इलेक्ट्रिक है। और के इलेक्ट्रिक की अगर बात कर ली जाए तो एक जानिब नैब जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है कि जो चोर लुटेरे और जिन जिन लोगों ने इस मुल्क को जोंक की तरह नोचा है, खून चूसा है, उनसे पैसा निकाला जाए। और के इलेक्ट्रिक काम कर रही है कि आवाम की जान किस तरह निकाली जाए, आवाम के जेब से माल किस तरह निकाला जाए। आवाम को सही मानों में कोविड-19 की सूरत हाल जब घरों पे रहने के लिए कहा जा रहा है तो के इलेक्ट्रिक को टास्क मिला हुआ है कि आवाम को घरों से बाहर कैसे लाया जाए, क्योंकि सूरत हाल अगर ऐसी ही है कि आया सड़कों पर गुजरते हुए भी जगह जगह कहीं पानी का एहतजाज दिखाई देगा, कहीं पर बिजली का एहतजाज दिखाई देगा और सबकी जबान पर एक ही नारा होता है कि खुदारा वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की कारस्तानियों से हमें बचाएं, के इलेक्ट्रिक की कारस्तानियों से हमें बचाएं। हम उस सूरत हाल का सामना कर रहे हैं कि ना घर के रहे हैं और ना ही घाट के। साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने बजट पेश किया, कराची के लिए कुछ नहीं रखा गया और अब से कुछ देर कबल यह खबर आई है कि सईद गनी साहब और इम्तियाज शेख साहब ने फुटपाथ पर बैठे हुए कराची के नुमाइंदे जो कि अपने आप को कराची का स्टेक होल्डर तस्वुर करते हैं और इंतखाबात से पहले उनके सीनियर रहनुमाओं का एक वीडियो बयान सामने आ जाता है कि दिया जलाए रखना है, उनके दिए बुझे हुए दिखाई दिए, उनकी चेहरों पर रोशनी दिखाई नहीं दी। तो इम्तियाज शेख साहब और सईद गनी साहब ने जाके उनसे मुज़ाकरात किए हैं कि कराची के लिए कोई पैकेज दिया जाएगा। आया यही पैकेज इमरान अहमद खान नियाजी साहब भी अनाउंस कर चुके थे, जो कि 162 अरब रुपए का अनाउंस किया गया था। अगर उसमें से 162 रुपए भी कराची के आवाम को कहीं देखने को मिल गए हों तो बहुत बड़ी बात है। आवाम कराची आपको सराखों पर बैठाने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी जानिब सिंध हुकूमत की अगर बात कर ली जाए तो आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बयान भी, उनके रिमार्क्स भी मौजूद हैं कि सिंध को साफ करने के लिए पैसे नहीं हैं, जबकि सिंध 4 अरब लग्जरी गाड़ियों पर कैसे खर्च कर सकता है। बिल्कुल सूरत हाल ऐसी ही है कि जिस सूबे के अंदर अवाम कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हों, अवाम के पास खाने के लिए रोटी ना हो, पीने के लिए साफ पानी मैसर ना हो, बिजली ना हो, गैस ना हो, ऐसी सिंध सूबे या ऐसी जो है वो रियासत के अंदर हुक्मरान बड़ी बड़ी गाड़ियों में कैसे घूम सकते हैं, 17 गाड़ियों का प्रोटोकॉल कैसे रख सकते हैं, यह बात भी गौर तलब है। साथ ही साथ आपको बताएं कि इमरान खान साहब ने जो 6 माह वुज़रा को दिए हैं कि अपना किबला
दुरुस्त कर लो। 6 महीने के बाद क्या होगा? 6 महीने के बाद एक खूंटे से ले जाकर दूसरे खूंटे पर वज़रा को बांध दिया जाएगा, एक कलमदान लेकर उनको दूसरा कलमदान नवाज दिया जाएगा। ये उखाड़ पछाड़ पहली मर्तबा वफाकी हुकूमत में देखने में नहीं आई है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, महराज जिलानी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया महराज भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन किया है राना गुलजार ताज साहब ने, बहुत शुक्रिया गुलजार भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे साथ सीनियर ताज रहनुमा हैं, तज्जियाकार हैं, हमाद पूनावाला साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हमाद भाई, आपने भी अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि पाक सरजमीन पार्टी से मुझे ज्वाइन करेंगे हुमायूं उस्मान साहब टेलीफोन कॉल पर। अब से कुछ देर बाद गुफ्तगू का आगाज करते हैं महराज जिलानी साहब से। महराज भाई, जनाबे वाला बताइएगा सर, क्या मेरी बात दुरुस्त है कि वजीर आजम ने वज़रा को 6 माह का वक्त दे दिया है? इससे कबल भी ये वक्त दिया गया था और जब वो वक्त पूरा हो गया तो काबीना वही रही, सिर्फ कलमदान तब्दील कर दिए गए। ये मजाक है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अली भाई, आपने मौका दिया और आज पार्टी को डिफेंड करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। देखिए, खान साहब ने यकीनन वज़रा को टाइम दिया है और एक लीडर की, एक अच्छी लीडर की यही निशानी है जी कि वो अपनी टीम को मौका दे जी और उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखे। अच्छा, देखिए ये आज पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, आप केपीके गवर्नमेंट भी उठा के देख लीजिए, जब हमारी 5 साल पहले सिर्फ केपीके में गवर्नमेंट थी जी जी, उस वक्त भी खान साहब ने अपने वज़रा पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी थी और कहा था कि जिन वज़रा की कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी उनको हम रिप्लेस करेंगे और कुछ को हटा भी देंगे। अच्छा, तो उनकी 2-3 मिसालें मौजूद भी हैं। इब्तिदा के अंदर टोकता नहीं हूँ, लेकिन टोकना आपने मजबूर कर दिया मुझे कि महमूद खान साहब को करप्शन के इल्जाम में निकाला गया था जब वो वजीर। सर वो ऑन रिकॉर्ड बात है महराज भाई जी, आपकी नॉलेज में नहीं है, मान लें इस चीज को। मैं बता जी, वो इशू ये है कि वो एक मालम जब्बा का एक ठेके का इशू था जी जी, वो करप्शन नहीं थी। अच्छा, वो एक ठेके का इशू था जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और तकरीबन फिर वो केस नेब के पास आया। अच्छा, और तकरीबन वो इख्तामी मराहिल में है, उसमें कोई ऐसी बेज़ाब्तगी नहीं हुई थी। अच्छा, करप्शन हुई थी। अच्छा, तो महमूद खान साहब को ऐसी हटा दिया गया, क्लीन चिट मिल गई है उसको, महमूद खान साहब को। वो तो सबको मिल रही है सर, कौन सी बड़ी बात है उसमें? अगर अब किसी का केस रहता है तो सिर्फ परवेज खटक और आतिफ खान का थोड़ा सा इशू रहता है। अच्छा, महमूद खान को उसमें क्लीन चिट मिल चुकी है, उस वक्त वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे वो जी जी। अच्छा, मैं आता हूँ इसकी इशू पर। देखिए, हमारे खान साहब ने आपको पता है कि कुछ अरसे पहले फिरदौस आशिक अवान साहिबा को फारिग किया जी। क्यों फारिग किया? ये अकाउंटेबिलिटी खान साहब ने सबसे पहले खुद से शुरू की। अच्छा, और फिर अपने मिनिस्टर्स में इसको ट्रांसफर्स की। ठीक है, ये कोई आसान काम नहीं है जी जी, वरना आपके पास मुस्तकबिल की पुरानी रिवायतें मौजूद हैं। ये जो गड़ा सड़ा सिस्टम है ना जी जी, इसमें हमारे मिनिस्टर्स क्या, हमारे वज़ीर-ए-आज़म तक के ऊपर इल्जामात लगे हैं। अच्छा, मगर कोई क्लियर नहीं होता। मुझे ये पता है क्या रेंटल पावर केस में कौन नाअहल हुआ था जी? हुआ था ना, मुल्क का वजीर आजम बरी भी होगा। मुल्क का वजीर आजम आज बरी कर दिया उनको। मुल्क का वजीर आजम ने अहल हुआ था जी जी। यूसुफ रजा गिलानी के ऊपर कौन से चार्जेस हुए थे? तौहीन अदालत के केसेस हुए थे, उनको ना अहल किया गया था। अच्छा, नवाज शरीफ मुल्क का 3 बार का प्राइम मिनिस्टर रहा जी जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजों ने उनको डिस्क्वालीफाई किया। अच्छा, और उन्हीं जहांगीर तरीन साहब भी उन्हीं में शुमार होते हैं, पाकिस्तान के साथ वजीर आजम तो नहीं है, मगर उसी पाकिस्तान वजीर आजम के साथ तो है ना सर। उन्हीं पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इमरान खान अहमद नियाजी साहब को सादिक और अमीन का टाइटल भी दिया। अच्छा, उनको क्लियर भी किया। अच्छा, वो हर तरह की बेज़ाब्तगियों से, करप्शन से पाक। पाकिस्तान में एक वाहिद लीडर है जी जी जो सर्टिफाइड ईमानदार का लक़ब जिसको मिल सकता है, वो इमरान खान अहमद नियाजी है। अच्छा, जिनको सुप्रीम कोर्ट से मिला है जी। रिश्तेदार तो नहीं है ना उनके? नहीं, अब मैं आपके ऊपर आता हूँ, आपके सवाल के ऊपर आता हूँ। अच्छा, फिरदौस आशिक अवान को क्यों हटाया गया? मैं उसकी स्टोरी आपको बताता हूँ जी जी। सुनने में ये आया, ये स्टोरी आई थी कि पीटीवी के इश्तिहारात में किसी एक कंपनी को उन्होंने फेवर किया था जी। थी 4-5 कंपनियां थी जो इश्तिहारात के लिए अप्लाई करती हैं। अच्छा, मेरिट पे आती हैं सारी कंपनी, मगर किसी एक कंपनी को उन्होंने फेवर किया जी। वो बात तो पब्लिक हो गई ना सर, फेवर, और उन्होंने उससे हटकर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए कुछ गाड़ियां अपने साथ उन्होंने अलॉट की थी जो उनके साथ चलती थी प्रोटोकॉल में। अच्छा, उसके ऊपर उनको खान साहब ने इतना सीरियस एक्शन लिया कि उनको साइड पे कर दिया। अच्छा, आपके तो कौन सा वजीर ऐसा है जिसके साथ प्रोटोकॉल नहीं चलता? गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन है जी जी। नहीं, प्रोटोकॉल किसके साथ नहीं चलता सर? कौन से वजीर के साथ नहीं चलता? किसी के साथ अगर कोई अपने तजावुजात से हद कर दे जी जी। मेरे साथ अगर एक प्रोटोकॉल गाड़ी अलाउ है जी जी, और मैं अपने साथ 4 प्रोटोकॉल गाड़ियां रखूं तो ये रियासत के ऊपर बोझ है। अच्छा, इसी देखिए खान साहब ने अपने 95 करोड़ रुपीस जो है ना, वो सालाना बजट था वज़ीर आज़म हाउस का जी जी, खान साहब ने 68 करोड़ पे लेके आए। अच्छा, आज खान साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, अगर आपने नोट की हो, खान साहब ने तकरीर में कहा जी कि वज़ीर आज़म रियासत का सरबराह होता है जी, और
अवाम उसके बच्चे होते हैं। अच्छा, अगर अवाम मुश्किल में हो तो रियासत के सरबराह को ये ज़ेब नहीं देता कि वो अयाशियाँ करें, वो बादशाहों और शाहाना जिंदगी गुजारे। और खान साहब ने उसका अमली मुजाहिरा किया। इन 2 सालों में खान साहब ने अपने जो खान साहब की के जो बस में था, आज एमएनए साहब ने भी आप अपनी हुकूमत पे कहा ना सर, खान साहब ने उन्होंने कहा कि आप लोगों को इख्तियार ही नहीं है कि आवाम जो है वो बैठी हुई हो परेशान हाल, और आप लोग जो है वो पार्लियामेंट में आके एसी वाले कमरों के अंदर आके मजे से तकरीर कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। 18 करोड़ अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात से बचाकर कौमी खजाने में जमा कराए। जी जी, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। अच्छा, आज इमरान ये एहसान किया है खान साहब ने, हमारे टैक्स का पैसा 18 करोड़ जमा करा दिया, कौन सा एहसान किया सर? एहसान बिल्कुल नहीं है जी, मगर एहसास जिम्मेदारी तो है ना। अच्छा, उस एहसास जिम्मेदारी का उन्होंने मुजाहिरा करते हुए वो पैसे कौमी खजाने को लौटाए। अच्छा, वरना आपके सामने है कि शहबाज शरीफ सीएम पंजाब होते हुए उसके 6 कैंप ऑफिस होते थे। अच्छा, आज इमरान खान साहब अपना बनीगाला के घर का खर्चा जी, ऑफिस का खर्चा अपने जेब से पे करते हैं जी, फिर भी बोलते हैं कि 2 लाख रुपए तनख्वाह कम है। चले मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यही है वो अच्छा, चले ठीक है, सिर्फ 1 मिनट मुझे ताकि मैं इसको कंक्लूड कर दूं। अच्छा, और भी गेस्ट हैं, टाइम सारा आपके खत्म हो जाएगा। सिर्फ 1 मिनट जी। ये जो खान साहब ने बात की थी ना कि वज़रा को टाइम मिलेगा, बिल्कुल वज़रा को टाइम मिलेगा और इंशाल्लाह हर वजीर परफॉर्म भी करेगा। जी जी, और 5 साल तक टाइम मिलेगा, फिर माफी मांग लेंगे। जो परफॉर्म नहीं करेगा इंशाल्लाह उसकी छुट्टी होगी। अच्छा, क्योंकि एक चीज मैं अपने लीडर में देखता हूँ जो मुझे तमाम लीडर से उसको नुमाया करती है। जी जी, वो एक काम है कि मेरा लीडर किसी के सामने झुकता नहीं है। अच्छा, किसी से ब्लैकमेल नहीं होता, वो ईमानदार है। अच्छा, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज किसी सूरत खुदकुशी पे कॉम्प्रोमाइज कर गए, वो अपनी गवर्नमेंट पर भी IMF के पास जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। सर वो जज्बाती बयान था ना, चले ठीक है, मान लिया जज्बाती बयान था, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। राना गुलजार ताज साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, जनाबे वाला, जिस सूबे के आवाम के पास पीने का साफ पानी मैसर ना हो, सेवरेज के मसाइल का सामना हो, कचरे के जा बजा अंबार लगे हुए हों, बिजली उनके पास मौजूद ना हो, रोजगार उनके पास मौजूद ना हो, ऐसे सूबे के वुज़रा को यह बात जेब देती है कि वो 4 अरब रुपए लग्जरी गाड़ियों पर लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मोहम्मद भाई, आपने सही कहा। मेरे भाई, पहली बात तो ये है कि ये जो सरकारी वसाइल जो होते हैं ये कौम का पैसा होता है जी, और ये मैं ज़ाती तौर पे कह रहा हूँ कि कौम का पैसा ये एक अमीन अमानत होती है जी, बिल्कुल, और इसको बेजा खर्चा नहीं करना चाहिए। कोई भी शख्स हो, वफाक में हो, सूबे में हो, कोई भी हो, अगर उन्होंने 4 अरब रुपए गाड़ियों की मरम्मत या खरीदारी में रखा है तो हो सकता है ज़रूरत हो, लेकिन 4 अरब रुपए, मेरी बात सुनिए जी जी, लेकिन उससे उसको कम भी रख सकते थे। अच्छा, क्योंकि देखिए, जहाँ वसाइल जो हैं हमारे बहुत कम हैं, वसाइल बहुत कम है और मसाइल ज़्यादा हैं, तो मसाइल को दुरुस्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें तमाम अखराजात कम रखने चाहिए। सही, ये पूरे मैं रियासत की बात कर रहा हूँ, उसमें सूबे सब आ जाते हैं, तो हमें अपने अखराजात कम से कम करने चाहिए। जहाँ तक मेरे भाई ने भी एक बात की, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात कम, तो पिछले साल रिकॉर्ड पर है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस के सिर्फ चाय बिस्किट के जो अखराजात थे वो 1 अरब 9 करोड़ रुपए थे। 1 अरब 9 करोड़ रुपए जी, रिकॉर्ड पे था वो। अच्छा, पहले बहस भी हुई चाय बिस्किट के, ठीक है, अच्छा, आप निकाल सकते हैं जी जी, पिछले साल का 1 अरब 9 करोड़ 1 साल का, ये चाय के अखराजात थे टी के वज़ीर-ए-आज़म हाउस के। वज़ीर-ए-आज़म हाउस को मेरे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब फरमाते थे कि मैं वज़ीर-ए-आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा जी, इसको यूज नहीं करेंगे। कहा गवर्नर हाउस गिरा पब्लिक के लिए खोल दिए जाएंगे, इनको खत्म कर दिया जाएगा या तफरीह का जी जी, ठीक है। आज आप मुझे बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वज़ीर-ए-आज़म खुद मौजूद है, गवर्नर्स के अंदर गवर्नर मौजूद हैं और तमाम उनकी फैमिलियां भी रह रही हैं और उनके जो मुलाजमीन हैं उनकी फैमिलियां भी रह रही हैं, तो अखराजात तो हो रहे हैं ना। मैं गुजारिश, अब आप कहेंगे सूबे में जी, देखिए जनाब, सूबा सिंध हो, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कोई भी सूबा हो या मरकज हो, रियासत का पैसा रियासत की आवाम पर खर्च होना चाहिए, जाती इस पर नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए, वो पीपल्स पार्टी हो, वो तहरीक इंसाफ हो। तो जब अकाउंटेबिलिटी आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मैसेज भी चल जाते हैं कि तमाम कारकुनान पहुंचे, बिलावल साहब पेश हो रहे हैं, मुराद अली शाह साहब पेश हो रहे हैं, देखें होता है ना सर ऐसा? कोई कारकुन इसलिए हमारा नहीं गया जी जी, कि जी इनको क्यों बुलाया गया। अच्छा, देखिए
मैं आपसे फिर वही कहता हूं कि चेयरमैन साहब जहां भी जाते हैं तो यकजहती का इजहार पिंडाल में करें ना सर, नैब या अदालत के सामने आप कौन सी यकजहती का इजहार करें? मैं गुजारिश करता हूं, जी देखिए मेरे भाई, हमने कभी भी किसी को अंडर प्रेशर नहीं किया। अच्छा, कभी भी इदारों को हमने ब्लैकमेल नहीं किया। ब्लैकमेलिंग गलत है। अच्छा, जब तक इदारे इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो रियासत तरक्की कैसे करेगी? अच्छा, इदारों से तो रियासत, इदारे सतून है रियासत के। बिल्कुल। तो जब तक इदारे मुस्तहकम और मजबूत और अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो रियासत तरक्की नहीं कर सकती। अच्छा, तो जनाब इसमें तो हम सबको, इदारों की इतनी हैसियत है कि वो जाके जिस लीडर को चाहें गिरफ्तार कर सकते हैं, उनको अकाउंटेबिलिटी की तरफ ला सकते हैं। देखिए, हाँ या ना? देखिए, हाँ या ना? मैं बता रहा हूँ। जी जी, देखिए इदारों को ऑनेस्टली तहकीकात करनी चाहिए। अच्छा, कि इस शख्स के ऊपर ये इल्जाम है, साबित हो गया, और साबित हो गया जी, तो बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए। अच्छा, और उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। इदारों की इतनी हैसियत तो है ना सर? इदारे तो इदारे हैं जी, हैसियत तो है ना इतनी। क्यों रियासत? तो सरदारी साहब ने क्यों कहा था कि नैब की इतनी हैसियत कि मुझे गिरफ्तार कर सके, और फिर उसी नैब ने विकेट ले ली थी आसिफ अली जरदारी साहब की? देखिए बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। नैब ने आसिफ साहब पे इल्जाम लगाया जी, बिल्कुल आसिफ साहब ने कहा मैं चलने को तैयार हूं। वो जो उन्होंने कहा कि हैसियत, इसका जवाब तो वो देंगे, लेकिन देखो उसी नैब ने उनको गिरफ्तार किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ठीक है मैं चलूंगा। अच्छा, तो आज भी तो पहले के बयान देखिए और फेल में तजाद, मैंने आपसे कहा गलत बात है सर। नहीं देखिए, अगर मैं एक जुमला कह रहा हूं तो उसका जवाब तो मैं दूंगा। अच्छा, उसका जवाब वो देंगे, लेकिन उन्होंने ही उस नैब का टेक्निकली बात की थी ना, एक इंटरव्यू के अंदर बात कर दी उन्होंने, कह दिया कि इनकी हैसियत ही नहीं है कि मुझे गिरफ्तार कर सके, उन्होंने दिखा दी अपनी हैसियत। नहीं देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ जी। आसिफ अली जरदारी साहब इसी मुल्क के प्रेसिडेंट थे जी जी, और नैब भी उनके मातहत थी, तमाम इदारे उनके मातहत थे, लेकिन उन्होंने अपनी सदारत के दौरान किसी इदारे को मिसयूज नहीं किया। किसी इदारे के ऊपर ये नहीं कहा कि जो मैं कहता हूं वो करें। अच्छा, देखिए हमारे टाइम पर खान साहब के भी धरने हुए, तारुल कादरी साहब के भी धरने हुए, हमने कितना पीसफुली उनको टैकल किया। आपके दौर में नवाज शरीफ से, ठीक है जी, खान साहब, ताहिरुल कादरी साहब बैठे थे जी, बिल्कुल, तो मुजाहरे हुए ना, बिल्कुल, तो हमने कोई नुकसान पहुंचा? चले ठीक है। देखिए बाद में फिर वो एक बात करूंगा जी, हमें इस मुल्क के लिए आपस में लड़ना नहीं चाहिए। सही है, हमें एक पेज पे होना चाहिए रियासत के खातिर, ताकि रियासत हमारी तरक्की कर सके। चले ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद हमाद पूनावाला साहब की जानिब पे जाएंगे, और हुमायूं उस्मान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाक सरजमीन पार्टी से। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू किया जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमाद पूनावाला साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हमाद भाई, जनाब वाला, पहले तो ये बता दीजिएगा सर कि अगर दोनों हुकूमतों का मवाजना कर लिया जाए तो आवाम से अगर मैं जाके पूछूं तो वो कहते हैं जी खान साहब जो है वो माजी में एक मौका मांगते थे, हाल में वो वक्त मांगते हैं, मुस्तकबिल में माफ़ी मांगेंगे। और अगर सिंध हुकूमत की बात कर ली जाए तो सिंध हुकूमत का एक ही नारा है कि जी भुट्टो को जिंदा रखो, बाकी आवाम मर जाए। देखिए, मैं आपकी बात से सेकंड करूंगा, और अगर खान साहब की बात की जाए तो ख़ास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी को काफ़ी होप्स थी, और यही बात की जा रही थी कि लास्ट हो गई। जो सिचुएशन थी बिजनेस कम्युनिटी के साथ, जो हमारे लोगों जो परेशानियां में थे, ख़ास तौर पे हमें जो उम्मीद थी वो ख़ास तौर पे हेल्थ और एजुकेशन के जो शोबे में हमें बहुत उम्मीद थी कि बेटरमेंट आएगी। करप्शन पे हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि खान साहब के आने के बाद जो है बिज़नेस जो है वो चलेगा, एक्सपोर्ट चलेगी, इंपोर्ट चलेगी, इंपोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट चलेगी, काफ़ी उम्मीदें थी हमें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है हमारी बिज़नेस कम्युनिटी को जितनी ज़्यादा तकलीफ हुई है इस खान साहब के टेन्योर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत ज़्यादा मायूस है बिज़नेस कम्युनिटी। और मेरा नहीं ख्याल है शायद ही कोई बिज़नेस कम्युनिटी में ये कहे कि उसका बिज़नेस जो है वो ग्रोथ किया है। तमाम लोग कोविड से पहले की बात भी कर लेते हैं तो हमें नुकसान ही हुआ है, और हमारा बिज़नेस जो है वो तब से डाउनफॉल की तरफ है। और बात करते हैं सिंध गवर्नमेंट की, तो उसकी तो परफॉर्मेंस सबके सामने है कि उन्हें सिंध के अंदर भी बड़ा मौका मिला, हुकूमत बनाने का भी मौका मिला, और उनके उस टेन्योर में भी आपने देखा कि किस तरीके से बिज़नेस को नुकसान हुआ। हम बिज़नेस की बात कर लेते हैं, पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं। सही, तो हमें तो इन दोनों से ही नाराज़गी है, इन दोनों से ही उम्मीदें थी हमें, और इन दोनों ने ही बड़ा जो है हमें। लेकिन हमाद भाई, अब आगे कुछ ना कुछ आप लोगों को हल निकालना है सूरत हाल का।
क्या लगता है सर, क्या हल निकाला जाएगा अगर ऑपोजिशन और हुकूमत को एक पेज पर बैठा भी लिया जाए, जो कि नामुमकिन सी बात है? नामुमकिन है, बिल्कुल। देखिए ना, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बुरी सिचुएशन तो आप सोच भी नहीं सकते जो आ गई पूरी दुनिया में। ताले लगाने पड़ेंगे बस। और बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा वर्स पोजीशन थी। इसमें बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि ये सब अब जो है पॉलिटिक्स छोड़ के एक हो जाएंगे और मुल्क के बारे में सोचेंगे। बातें तो सब करते हैं कि मुल्क के बारे में जब बात आएगी तो हम सब छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब ये सिचुएशन ख़राब हुई, कोविड आया, जब कोरोना की जो इशूज़ आए, वबा फैली, तो उसके बाद जो है इन्होंने जो है अपनी असली जो इनका जो परफॉर्मेंस इन्होंने दिखा दिया। आप देखें, अगर वफाक से भी अगर उनको अगर रिलीफ के बारे में बात की गई तो वो रिलीफ भी नहीं दे सके, परफॉर्मेंस देने की बात हुई तो वो भी नहीं दे सके। पहले वो सिंध गवर्नमेंट को टोकते रहे और उनको लॉकडाउन के ऊपर जो है क्रिटिसाइज किया गया, और सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया वो साफ नज़र आ रहा था कि वो लॉकडाउन नहीं है, शटर डाउन है। तो दोनों की परफॉर्मेंस से जो है हमें कोई खास जो है ना एक्सपेक्टेशन थी ना है। आगे भी जाके मैं नहीं समझता कि ये लोग जो है वो एक पेज पे आ सकते हैं। हाँ, आगे जाकर जिस तरीके से अगर पॉलिटिकल कोई इनको मफाद होंगे तो जरूर आएंगे, लेकिन मुल्क के मफाद में मुझे नहीं लगता ये एक होके बैठेंगे। चलें, ठीक है। हुमायूं उस्मान साहब भी मुझे पाक सरजमीन पार्टी से ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा सर, जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, कारोबार बंद है, तालीमी इदारे बंद हैं, सब चीजें बंद पड़ी हैं, आगे सूरत हाल दिखाई नहीं देती। अवाम पाकिस्तान कहती है आगे या तो समंदर है या फिर अंधेरा है। क्या लगता है सर, हालात किस करवट बैठने जा रहे हैं? अली भाई, पहले तो आपको सलाम और यहाँ बैठे मेरे तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। अली भाई देखें, अगर हक और सच में जानी वल्लाह मैं बात करूं तो टोटली जो जिस तरह पीटीआई के दोस्त कुछ देर पहले बात कर रहे थे, तो मैं ये समझता हूं कि उसमें तो सिंपल दैट जिस तरह फवाद चौधरी ने आकर मीडिया पे जिस तरह पीटीआई का अपना इंटरनल मामला सारा बयान कर दिया कि जिस वजह से खान साहब तब्दीली की किनारों पे काम नहीं कर सके और कंटेनर पे खड़े वादे पूरे नहीं कर सके, वो तो पीटीआई तो अपनी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उससे ही बाहर नहीं निकली तो मुल्की मफाद में क्या काम करती। तो ये वादे तौर पर पैगाम आ चुका है पीटीआई की तरफ से भी और मायूस कर चुकी है पूरी कौम को। बीआरडी पेस्ट्री आपके सामने है, शुगर पेस्ट्री डिक्लेयर किया, फिर बहुत सारे मामला हैं आपके सामने चल रहे हैं और पाकिस्तान की अवाम बिल्कुल मायूस हो चुकी है। खासतौर पर कराची की अवाम ने हमारे जो वजीर आजम साहब हैं उनको कराची से सीट दी थी। उन्होंने कहा मैं कराची से वजीर आजम की सीट मैं जीतूंगा और वजीर आजम पे आऊंगा, लेकिन बदकिस्मती उन्होंने कराची की सीट को भी छोड़ दिया। उसके बाद कराची का कोई पुरसाने हाल नहीं है। फिर जो बात की इन्होंने कि वजीर आजम साहब ये वाहिद हैं जिनकी शाह खर्चियां नहीं हैं, तो इतने इन्होंने वादे किए थे इतनी बड़ी मैं कैबिनेट किसी तरह भी नहीं रखूंगा मिनिस्टरों की और मुख्तसर सी रखूंगा। सब ये अयाशी के जरिए मतलब जराए होते हैं जिससे बड़ी कैबिनेट बना दी जाती है। आज पीटीआई की देख लें, तारीख उठा के पाकिस्तान की देख लें तो सबसे बड़ी कैबिनेट है। और फिर आप देखें लाड़काना में जो इन्होंने दौरा किया अभी रिसेंटली, प्रोटोकॉल के खिलाफ ये बातें करते थे। 58 गाड़ियों का प्रोटोकॉल था, तमाम मीडिया ने दिखाया। उसके बाद 153 किस्म के खाने वहां पे इनके सामने पेश किए गए माजरत के साथ। जिस सिंध के अंदर आप देख लें कि लोग एक वक्त की सूखी रोटी ना मिलने पर खुशी कर रहे हो, एक मैयत को एम्बुलेंस ना मिल रही हो और वो गधा गाड़ी पे लाश लेके जा रहा हो, वहां पे मेरा वजीर आजम 58 गाड़ियों में घूमे और उसके बाद 153 किस्म के खाने खाए। तो इंतशार की तरफ जा रहा है पूरा मुल्क। और बदकिस्मती से मैं तो 3 नकाती इसमें एजेंडा समझता हूँ। खासतौर पर मैं कराची की बात करूंगा कि कराची में आपके सामने 22 अगस्त 2016 को जिस तरह एक चीज खत्म होने जा रही थी, लेकिन बदकिस्मती से जो इदारे हैं जो मुल्क को चला रहे हैं उन्होंने उसमें उसको वेंटिलेटर पे दोबारा जिंदा किया। एमक्यूएम की मैं बात कर रहा हूँ। एमक्यूएम को आपके सामने दोबारा वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन प्राप्त की राज दहशतगर्दी सिंध के अंदर हुई है और कराची के अंदर हुई है। ये उसी का है। देखें, वो यही परचम और यही मंशूर लेकर बरतानिया में कैंपेन चल रही है और यही परचम यही मंशूर लेकर इनको भी जिंदा कर दिया गया। सांप को आप आस्तीन में रखेंगे, दूध पिलाएंगे तो आपको टसना उससे बात नहीं आएगा। तो ये समझना चाहिए था मौजूदादारों को। तो दूसरी पोजीशन में दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ जो सिंध के शहर कराची के साथ नाइंसाफी थी। आपके सामने 14 MNA सब पीटीआई के हैं और 25 MP हैं। आप बाखुदा कराची की रोड पर चले जाएं, किसी से भी इनमें से आधे, मैं कहता हूँ आधे आपको कोई MPA के नाम या MNA के नाम बता दे तो खुदा की कसम मैं सियासत करना छोड़ दूंगा। घरों में सोए हुए थे, उनको यकीन नहीं था। उनको जगह जगह कर 3 दिन के बाद जो रिजल्ट आया उनको जगा कर बताया गया कि भाई आप जीत गए, आप आ जाएं, आप जीत गए। तो उनको सोचना चाहिए था कि ये देखें एक तासुब की फिजा कायम हो रही है। तीसरा, बदकिस्मती से आपके सामने पीपल्स पार्टी इस वक्त कराची शहरी इलाकों के साथ जो कर रही है, कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास वगैरह के साथ जो कर रही है, ये कोटा सिस्टम की बुनियाद पर
40% जो हमारा शहरों का कोटा है, उस पर भी आपके सामने किस तरह सिंधी मेरे भाई हैं, सारे मुल्क के पाकिस्तानी मेरे भाई हैं, लेकिन एक तासुब की फिजा को ऐसा यहाँ पे बढ़ावा दिया गया जिसकी वजह से आज वो फिरौन जो लंदन में बैठा था वो आपके सामने ताने बाने फिर बन रहे हैं, फिर दहशतगर्दी जिंदा हो रही है। तो ये मेरे मुल्क की इदारों को सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के मुफाद में क्या चीज बेहतर है और क्या चीज नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमायूं उस्मान साहब, मेरे साथ पाक सरजमीन पार्टी से मौजूद थे। महराज जिलानी साहब की जाने बढ़ूंगा। महराज भाई, जितनी बातें उन्होंने की, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है सर। अगर सही मानों में कैमरा उठा के और अपने चैनल का लाल माइक ले जाके मैं लोगों से पूछना शुरू कर दूं तुम्हारे हल्के से एमएनए कौन है, एमपीए कौन है, किसी को नाम नहीं पता होगा सर। पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूं कि सबसे पहले मेरे हल्के में आए, वहां से दोनों एमपीए सर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े लीड से जीते हैं और एमएनए भी अल्हम्दुलिल्लाह लीड से जीते हैं। मैं आपको स्पेशली दावत देता हूं कि आप आए और हल्के में सर्वे करें कि लोग किससे खुश हैं, फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए अच्छा। मैं पहले हुमायूं उस्मान साहब शायद इनकी बात का मैं जवाब दे दूं। देखिए, इन्होंने कुछ बातें की, वो उनसे हकीकत में उनका ताल्लुक नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने इतनी बड़ी वज़रा की फौज बना ली है और ये तो नहीं बनाई। पहले इनको कम से कम सर बेरोजगारी बढ़ गई है सर, लेकिन रोजगार वज़रा का पक्का है। कम से कम इनको ये सोचना चाहिए, कम से कम फारिग लोग हैं, ना इनके एमएनएज हैं, ना इनके एमपीएज हैं, ना इनके काउंसलर हैं, ना इनके चेयरमैन हैं, काम इनका क्या है? इनको चाहिए कम से कम थोड़ी। हुमायूं उस्मान साहब ने दोबारा ज्वाइन किया वैसे मुझे जी, इनको थोड़ी सी पूरी गुफ्तगू सुन रहे हैं आप इनको थोड़ी सी तहकीकात कर लेनी चाहिए कि जितने लोग खान साहब ने वजारतों पे रखे, जितने भी एडवाइजर खान साहब के इस वक्त काम कर रहे, चाहे वो इशरत हुसैन नहीं ले रहे, इशरत हुसैन में नाम बता रहा हूं, नहीं ले रहे, एक भी तनख्वाह नहीं ले रहा, मराद नहीं ले रहा, अच्छा प्रोटोकॉल नहीं ले रहे, यहाँ तक के यूथ के जो खान साहब के एडवाइजर हैं उस्मान जी, वो 1 रुपए की तनख्वाह नहीं ले रहे, 1 रुपए का वो अलाउंस नहीं ले रहे। एक जो मिनिस्टर्स हैं, जो रियासत ने उनको इजाजत दी, आप कर ले। अरे आप अपने टाइम पे बोल लीजिएगा, आप अपने टाइम पे बिल्कुल बोल लीजिएगा। मैं खामोश रहा, आपने बहुत गलत बयानी की, उसके बावजूद भी मैं खामोश रहा। इनके पास कुछ नहीं है। आज ये अगर एमक्यूएम को तनकीद कर रहे हैं, मैं एमक्यूएम को जवाब देने के लिए या नहीं बैठा हूं, मैं अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहा हूं, मगर कराची को जितना इन्होंने एमक्यूएम के साथ मिलके ना, थी तो एमक्यूएम ना, एमक्यूएम की टीम थी, एमक्यूएम के साथ मिलके इन्होंने जो मुस्तकबिल की जो पास्ट की एमक्यूएम थी उनके साथ मिलके जो इन्होंने कराची का इत्तेहादी तो आपके है ना अभी, हमारी बिल्कुल इत्तेहादी है। तो ऐसी जमात को अपने साथ मिला लिया जिसने पहले तहत किया हुआ हुसैन हुआ, हम 500 हो गए सारे, सिर्फ हमने नहीं, सारे 500 हो गए, पूरे पाकिस्तान के इदारों ने इनको गले लगाया और वेलकम किया कि आए, तशद्दुद की सियासत छोड़कर अच्छा अमली तौर पर जमहूरी अंदाज में सियासत करें, और हमने वेलकम कहा। चले ठीक है, क्या मुझे बताएं कि बस पार्टी ने इनको ऑफर नहीं किया, अच्छी बात है, तो बस पार्टी ने भी इनको ऑफर की कि वफाक की गवर्नमेंट छोड़ के सिंध गवर्नमेंट में आए, हम आपको वज़ारतें देंगे। हम समझते हैं कि इनको सियासत का बिल्कुल मिलना चाहिए, हम ये नहीं चाहते कि इनको सियासत का हक नहीं मिलना चाहिए, मगर तशद्दुद की सियासत, बदतखोरी की सियासत, टारगेट किलिंग की सियासत की इजाजत पाकिस्तान। चलें ठीक है, हुमायूं उस्मान साहब मैं चाहूंगा आप इसका जवाब दें, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने एमक्यूएम के साथ मिलकर कराची का सत्यानाश किया। अरे बेबी बने हुए थे, अल्ताफ हुसैन एक गाल पे पप्पी करते थे, दूसरे गाल पे पप्पी करते थे। 2018 से पहले इमरान खान नियाजी साहब इस मुल्क के मकबूल तरीन बंदे थे, लेकिन 25 जुलाई अल्हम्दुलिल्लाह अब भी है सर्वे तलाल चौधरी ने करवाया था, उनको मुंह की खाने पड़ गई थी। अभी आपने बोला, मैंने सुना था, आप मेरी खामोशी तो सुन लेना, इस तरह चीखने चलाने से तो कुछ नहीं होगा। आज बिजनेस कम्युनिटी ने भी थोड़ी देर पहले आपने लिया तो उन्होंने बता दिया सब मुल्क का खाना खराब कर दिया है, इस कोरोना आने से पहले भी कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट जी, ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इन भाई की तस्लीम करने से या तस्लीम करने से कुछ नहीं होगा। दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया है कि दुनिया का जो बेस्ट मेयर अवार्ड मिला था वो मेरे चेयरमैन सैयद मुस्तफा कमाल साहब को मिला था। इनकी नॉलेज की मैं इजाफा कर रहा हूँ। आज भी बेस्ट मेयर का आप अपनी नॉलेज में इजाफा कर ले, अगर बेस्ट मेयर का आपने बता दिया कि वर्ल्ड के बेस्ट मेयर का अवार्ड मिला था तो मैं ऐसा छोड़ दूंगा। आपको इतनी बड़ी चैलेंज कर रहा हूँ ऑन ईयर कि अगर आप ये कह रहे हैं कि दुनिया के बेस्ट मेयर का अवार्ड मिला था तो मैं ऑन ईयर चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है, मैं सिटी काउंसलर हूँ, आपके पास कुछ भी नहीं है खोने के लिए, मैं सियासत छोड़ दूंगा। आपके अंदर से लोग बोल रहे हैं ना, मुझे क्यों, मैं क्या कह रहा हूँ, आपके अंदर के लोग तो आप गलत बयानी ना करें ना, आप इतने ऑन ईयर हौसला पैदा करें। आपको मैं चैलेंज करता हूँ, ये भाई को मेरे साथ लें, अपना कैमरा उठाएं, कराची का सर्वे कर लें, अगर आधे लोग इनके हल्के में चले जाएं, जिस हल्के तैयार है, हम तैयार हैं। चलें ठीक है, हमाद भाई जनाब आपकी तरफ आ रहे हैं सर। अगर कराची के लोगों ने आपको मुस्तरद कर दिया है, बल्दियात के इलेक्शन सर पे है, आपको बल्दियात के इलेक्शन में भी मुस्तरद करेंगे, एक एक करके बात करें, समझ में नहीं आएगा आवाम को। हमाद भाई मिन जानिब अल्लाह को हिसाब देना है, खुदा का खौफ, बेशक अल्लाह को हिसाब देना है। बिल्कुल बिल्कुल हुमायूं भाई मैं आ रहा हूँ वापस आपकी तरफ आ रहा हूँ। हमाद भाई अगर मवाजना कर लिया जाए सर तो मुस्तफा कमाल साहब का दौर कराची के अंदर रहा है सर, उस दौर के अंदर कारोबार कितना जो है वो आप लोगों के लिए इजी था?
देखिए वो तो मुशर्रफ साहब का दौर था, उसमें अगर मुस्तफा कमाल साहब को हम क्रेडिट कैसे देंगे, लेकिन अगर बात करें कराची में डेवलपमेंट की तो बड़ा अच्छा काम किया है मुस्तफा कमाल ने। हम कोई पीएसपी के कभी भी सपोर्टर है नहीं और खुदा ना खास्ता होंगे भी नहीं जी जी। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो काम किया है उसको तो कराची के लिए कोई किसी से छुपा हुआ नहीं। साजगार माहौल था कराची में कारोबार के हवाले से? नहीं, कारोबार बहुत अच्छा था। मुशर्रफ साहब के दौर में जो है वो कारोबार बहुत ही ज़बरदस्त था हमारा, और मैं समझता हूँ यही कहूँगा कि अगर जिस बिजनेसमैन ने अगर उस दौर में नहीं कमाया तो फिर तो किसी दौर में नहीं कमा सकता। अच्छा हमाद भाई, एक चीज और है सर, जो सूरत हाल इस वक्त कोविड-19 के बाद जो है वो जन्म ले रही है, बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी ताजिर तो कमा रहे हैं लेकिन दे नहीं रहे अपने मुलाजमीन को, और मुलाजमीन को 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार की तादाद में जो है फारिग किया जा रहा है। सर ये जुल्म आप लोगों की तरफ से हो रहा है? देखिए अगर हम बात करें स्मॉल ट्रेड के हवाले से तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। लेआउट जो है वो, चाहे वो स्मॉल ट्रेड हो चाहे वो लोअर क्लास लोग हों, वो सबके साथ जो है लेआउट हो रहा है, लेकिन इसका जो है हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अगर हम बात करें अपनी तो हमने लोगों को राशन भी बांटा, लोगों के साथ जो है वो कोऑपरेट भी किया, काफ़ी अपनी तरफ से जो रिलीफ दे सकते थे हमने दिया। लेकिन अगर ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि हम जो है वो मुलाजमीन को निकाल रहे हैं या हम इसके ऊपर कोई पॉलिसीज़ नहीं बना रहे तो हम बेबस हैं हमारे लोग। आप अगर रेंट आउट पे बात करें तो लोगों को रेंट के हवाले से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करें तो हमें रिलीफ के जो बजट प्रपोजल था उसमें भी हमें कोई रिलीफ नहीं मिले। टैक्सेस के अंदर हमें RD के अंदर ज़रूर रिलीफ मिला है स्टील सेक्टर में, लेकिन उसके अलावा ओवरऑल स्मॉल ट्रेड को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया है, और जो भी रिलीफ दिए गए हैं वो इंडस्ट्रीज़ को दिए गए। मैं तो इनसे ये पूछूंगा कि जब बजट बना रहे थे जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव थे वो हमारे ट्रेडर्स थे, स्मॉल ट्रेडर्स थे, लेकिन हमें कोई ऐसा रिलीफ दिया ही नहीं गया, कोई ऐसा प्लानिंग ही नहीं की गई। अगर इनको अगर बजट के बारे में कुछ पता है तो ये मुझसे डिबेट करें, मैं इस पर करने के तैयार। अच्छा जी, चलें ठीक है। राना गुलजार ताज साहब रिलीफ दिया, चलें ठीक है। राना साहब जनाबे वाला, पहले तो ये बताइएगा के इलेक्ट्रिक का जिक्र आ रहा है सर, के इलेक्ट्रिक हो गया, वाटर बोर्ड हो गया, KDA-SBC हो गया, कोई इदारा सिंध हुकूमत की सुनता क्यों नहीं है सर? वाज़ेह तौर पर अहकामात आते हैं कि हम गैर कानूनी तामीरात बंद करा देंगे, हम लोगों को पानी देंगे, हम सीवरेज के मसाइल हल करेंगे, हम बिजली की जो है वो फराहमी मुअत्तल होने नहीं देंगे सर, लेकिन कोई इदारा आप लोगों की सुनता नहीं है। क्यों सर, इतनी बेख्तियार हुकूमत है आप लोगों की? नहीं मोहम्मद अली भाई, ऐसी बात नहीं है। देखिए जहाँ तक गैर कानूनी तामीरात है उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है अब, क्योंकि शहर में इतनी ज़्यादा हो चुकी है जी जी ये जो तामीरात है जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, पानी पे आ जाए। नहीं, मैं बता रहा हूँ जी, पानी का जहाँ तक आप ताल्लुक है, देखिए पानी में ये शुरू से पानी का बड़ा एक इशू रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी हमारी जो कोताही है ये पानी का फाजिल ज़ाया होना। लाखों गैलन पानी जो है वो ऐसे ही ज़ाया हो जाता है। वो इस वजह से है कि आप देखें लीकेज बंद नहीं करते। ये किसकी कोताही है? गवर्नमेंट की कोताही है। किसकी? वाटर बोर्ड की कोताही। बिल्कुल। और वाटर बोर्ड किसके मातहत है? मैं बात कर रहा हूँ जी, मैं अपनी कोताही बता रहा हूँ। चले, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपनी कोताही खुद बता रहे हैं। जी, शुक्र है। उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सही। जो गलियों में महलों के अंदर पुरानी गली सड़ी लाइनें बोसीदा हो चुकी हैं उन्हें चेंज करना चाहिए, और उन पे कोशिश करनी चाहिए कि उनका लीकेज जब बंद होगा तो पानी हर किसी को मुहैया होगा, क्योंकि पानी वैसे ही कम है। ये एक कोताही है। अब होता क्या है? होता ये है कि हमारा है मिनिस्टर आर्डर करता है और वो आर्डर DG तक आता है, और आने के बाद जब नीचे जाता है तो फ्लॉप हो जाता है, कहता है जी ओके हो गया। अब नीचे कौन बैठा है? जो एक जमाने से माफिया था। अच्छा। वो आज भी काबिज है। अच्छा, वो आज भी काबिज है, और उनकी मनोपली ना हमारी हुकूमत खत्म एक जमाने पर आप लोग हुक्मरान थे, अब भी हुक्मरान हैं। उस माफिया को खत्म करने के लिए याजूज माजूज तो नहीं आएंगे ना सर? उसको ना हमारी हुकूमत खत्म कर सकी जी, और ना उनको पहले वाले खत्म कर सके। अच्छा। मुशर्रफ हुकूमत आई वो भी खत्म नहीं कर सकी। अच्छा। और आज हमारी हुकूमत भी उनको खत्म नहीं कर सकी। सही। क्यों नहीं कर सकी? कि चेक एंड बैलेंस नहीं। अच्छा, और ये चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। सर ये आपकी अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्ज शीट है मैं पूरी। आपसे कह रहा हूँ चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप निकल के देख सकते हैं पानी कितना लाखों के रोडों पे बह रहा है। सही। तो ये इसको देखना चाहिए ना। अब हमारा वजीर हर गली में तो नहीं जा सकता, जाहिर है तो वजीर है, उसने तो ऑर्डर दिया, उसने जो उसके बातें गलियों में जाना अलाउ नहीं है उनको? अलाउ बिल्कुल, इतना टाइम नहीं होता सर। अच्छा। एक गली में कैसे जाएगा मुझे? सर एक इलाका करके एक गली में चले जाएं, अपने हल्के से बाहर भी निकल। मिसाल के तौर पे देखिए उसके साहब डायरेक्टर हैं, उसके जो ऑफिसर्स हैं वो उनको अहकामात देते हैं। वो ये जब कहते हैं कि हाँ जी सब ठीक है, जो सब ठीक का राग लापते हैं ना, ये सबसे गलत है।
यही खराबी है, ये हमारी खराबी है। हमें अक्सर नो इसका तहकीकात होनी चाहिए और इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और इनको बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि आवाम को रिलीफ देना। बिल्कुल ऐसे ही। चले आगे बढ़ते हैं। मेराज जिलानी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद है। मेराज भाई, जनाबे वाला बजट उठा के देख लूं सर, इतने मसाइल उन्होंने बताए। कराची से वजीर आजम, कराची से वजीर आजम, ये भद्दा मजाक है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब मियां वाली से हैं, कराची से है ही नहीं। दूसरी बात ये सर, इतना बेहतरीन मैंडेट आप लोगों को मिला एमकेएम के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने डिलीवर कुछ नहीं किया। क्या वजह है सर? बजट में कुछ रख लेते, अवाम अपने आंसू तो साफ कर। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहले साल के बजट में 162 अरब रुपए उन पे तनकीद करना आसान है ना सर? कराची के लिए रखे। अच्छा, और देखिए कराची के लिए रखे, कराची के जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स है ना, जी जी, उनको हर साल फंड मुहैया किया जाता है। अच्छा, अब आप फिर भी ग्रीन लाइन पूरा नहीं होता। ग्रीन लाइन का देख लें जी, ये मुआहदा हुआ था कि इंफ्रास्ट्रक्चर विफाकी गवर्नमेंट तैयार करेगी, अच्छा, और बसेस सिंध गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो तैयार कर लें सर, आप लोगों ने खाली पुल तैयार करके छोड़ दिए हैं। आपके सामने कुछ महीने पहले खान साहब का विजिट था कराची में, मगर हो नहीं सका। जी जी, गवर्नर साहब ने अपने हाथों से 3 फ्लाईओवर का इफ्ताह किया। अच्छा, ठीक है, उनकी बुनियादी जिसने भी रखी थी, जी जी, मगर उनके लिए फंड एलोकेट किए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने। अच्छा, और अगर हम नहीं भी होंगे, आने वाली गवर्नमेंट में जो भी मेगा प्रोजेक्ट्स होंगे, जी जी, उनके ऊपर काम चलता रहेगा, क्योंकि ये चलते फिरते प्रोजेक्ट होते हैं, ये रुकते नहीं है। अच्छा, फंड, हाँ, बात यह कि कितना फंड इसके लिए मुख्तस होता है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के लिए बहुत सीरियस है। अच्छा, तो उस सीरियसनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, सूरत में सीरियस है सर? 62 अरब रुपए का बजट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इन 5 सालों में कराची के लिए रखा है। अच्छा, मगर मैं आपको बता दूं, सिर्फ 162 अरब गवर्नमेंट ने जब अपने सर, खुदा के लिए मेराज भाई, सिर्फ 162 अरब 5 साल के लिए? और भी आपको ऐसे ऐसे मंसूबे देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। तो सर 162 अरब में वो पूरे कर देंगे आप लोग? नहीं, इन फ्यूचर ये तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए मैं कह रहा हूं आपको सर। कराची 7वां बड़ा शहर दुनिया का, 5 साल के लिए 162 अरब। समझता हूं कि 500। और इसके ऊपर मेरी स्पीच है केएमसी के बजट के सेशन में, मैंने स्पीच की थी कि खान साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मेरा वजीर आजम है, बल्कि मुल्क का वजीर आजम है जी, मैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, मैंने रिक्वेस्ट की थी कि खान साहब, कराची जैसे शहर जो कि 65% रेवेन्यू जनरेट करके देता है पाकिस्तान को, जी जी, उसके लिए 500 अरब भी बहुत कम है। बिल्कुल, मगर कहने का मकसद ये है कि आपके पास है क्या? 18वीं तरमीम के बाद आपके पास बचता क्या है? अच्छा, 4,500 अरब का हमारे पास टैक्स कलेक्शन जमा होता है जी, जिसमें से 3,000 अरब रुपए सूबों को मुंतकिल हो जाते हैं। अच्छा, विफाक के पास 1,500 अरब बच जाते हैं। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आप कैलकुलेट करें तो सर वो भी रोते हैं, दूसरी हुकूमतें भी रोती हैं कि एनएफसी तो मिलता ही नहीं है। 1,500 अरब में मुझे बताएं कि पूरे पाकिस्तान में आप क्या प्रोजेक्ट्स बनाएंगे? इन्होंने बात की कि वज़ीर आज़म हाउस को, अच्छा, मियां साहब ने कैसे बना लिए थे सर? मियां साहब ने जी क्या मोटरवेज नहीं बनाए उन्होंने? मियां साहब ने मोटरवेज ही बनाए पाकिस्तान में। तो आज पाकिस्तान में पानी की किल्लत है पूरे पाकिस्तान में। आप लोगों ने क्या किया? पाकिस्तान में बिजली की किल्लत है पूरे, आप लोगों ने क्या किया? एजुकेशन का सिस्टम देख लें, आप लोगों ने क्या किया? सिस्टम देख लें, आप लोगों ने क्या किया? पूरे पाकिस्तान में उन्होंने मोटरवे बना दिए जी, अवाम के ऊपर खर्च नहीं किया, इंसानियत के ऊपर खर्च नहीं किया। अच्छा, तो मुझे मैं ये बीआरटी तो इंसानियत की बहुत खिदमत है सर, सुभान अल्लाह। ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने मोटरवे बनाए होंगे, गलत बनाए होंगे, मगर प्योरिटीज क्या होनी चाहिए आपकी? प्योरिटीज मैं बताता हूँ ना सर, अंडा होना चाहिए, मुर्गी होनी चाहिए, बकरियां होनी चाहिए, भैंसें होनी चाहिए, मुझे ये बताएं, चर्च वाले इंजेक्शन होने चाहिए, भूरों वाले इंजेक्शन होने चाहिए, ये प्रायोरिटी है। 4 साल बाद शुरू किया था केपीके में मंसूबा। आप केपीके के एजुकेशन के सिस्टम को उठाकर देख लें, जी, आप बैठ चुके हैं, सिस्टम को उठाकर देख लें, बैठ चुका है जी, हमने नए कॉलेजेस की बुनियाद रखी है। जी जी, साकिब निसार साहब ने कहा था कि अस्पताल है या भैंसों का बाड़ा है, ये परफॉर्मेंस थी सर। हो सकता है जी, थोड़ी बहुत उसमें मैं आ रहा हूँ कोताहियां होंगी जी, मगर आप उठाकर देख ले, बनिस्बत हमारे 6 साल हो गए ना केपीके में, 7 साल हो गए गवर्नमेंट को, इनको मुतवातर 13वां बजट पेश कर रहे हैं, 13 सालों से बजट पेश कर रहे हैं। अच्छा, 40 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं पाकिस्तान और सिंध के ऊपर मिलाकर, बारियां लेते थे एक दूसरे की। पंजाब पर 6 बार मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे वज़ीर आला पंजाब। चले ठीक है, हुमायूं उस्मान साहब की जाने बढ़ना है, मैंने जी कंक्लूड कर लूं इस बात को, मगर मैं बता दूं कि अहमद वाला साहब की बात है जी, उन्होंने कहा कि स्मॉल ट्रेडर्स के लिए क्या किया जी। चले पाकिस्तान, मैं उस पर आता हूं, पहले हुमायूं उस्मान साहब से मैं जवाब ले लूं। जी हुमायूं उस्मान साहब, मैंने भाई की बात बड़ी ताकि में सुनी, मेरी इनसे बहस होगी, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा, मैं इनको थोड़ा सा लगाता हूँ जी। मेरे वजीर आजम को तो बिन कासिम पार्क का दोबारा इफ्तिताह करवा दिया जाता है, उनको ये चुके हैं, उनकी तस्वीर भी कर चुकी है। तो मैं के लगता की तरफ आता हूँ, अपने बड़ा सेंसिटिव इशू जो आज मैं खुद ही अंधेरे में बैठा हूँ, पूरे कराची का और पूरे पंजाब में तकरीबन ये मसला पैदा हो गया है। तो वजीर आजम इमरान खान साहब ने 2019 में एक इंक्वायरी की थी कि मैट्रिक और दूसरे जो
इन्फ्रास्ट किया जिसमें हमारे मुल्क का इक़्तिसाद तरीन इदारा है। नंबर 2 पे मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी थी, नेट्रा थी, एसएससी थी। तो इन्होंने 4.1 घंटा रिपोर्ट दी जिसकी वजह से पाकिस्तान में बिजली महंगी बिक रही है। उन्होंने पहला पॉइंट दिया कि डीजल की चोरी है, और दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा मनसूबे की जो लागत है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बताई जाती है, जो भी मनसूबा लगाया जाता है अपनी लागत से ज्यादा बताया जाता है। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा था कि सरकारी जो मुनाफा था वो 17 से 18% तय हुआ था, जबकि ये इदारे 60 से 70% आवाम से ले रहे हैं। चौथे नंबर पर उन्होंने कहा था कि प्लांट की जो कारकर्दगी की रिपोर्ट है वो बताई जाती है कि इसकी जो आउटपुट है वो क्या है। ये उनके पास 2019 में 3 महीने में ये रिपोर्ट आ चुकी थी। बदकिस्मती से इस रिपोर्ट पर 200 अरब रुपए की चोरी है, सालाना कोई फैसला नहीं हुआ। बदकिस्मती से सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट आज आप जो वज़ीर आज़म नारा लगाते थे हम मैं माओ बहनों को इंसाफ दिलवाऊंगा, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। बदकिस्मती से पीआरटी पे इनकी हुकूमत ने खुद स्टे दिया हुआ है। एक तरफ एहतसाब की बात करते हैं, नैब की बात करते हैं, तो अच्छी बात है, तो एहतसाब फिर घर से होता है, बाहर से नहीं होता। तो मेरी इनसे दरख्वास्त है कि इस तरह का एहतसाब आवाम को समझ आ रहा है कि जिसकी गिरफ्त आप चाहते हैं तंग करना, उसकी गिरफ्त आप तंग कर देते हैं, और जो आपकी आस्तीनों में चोर बैठे हुए हैं, आपके सामने सारी हुकूमत की बर्बादी और आपके सामने चीनी चोर को तो आपने JIT बनेगी तो बल्दिया की भी बनेगी, जिसमें ठीक है जी, वो कैसे भूल जाते हैं जी, चलें ठीक है जी। खानी साहब भी JIT में बल्दिया फैक्ट्री है। राज ने भी कहा कि इनके जो वज़रा हैं वो तनख्वाह नहीं देते। अच्छा, वज़रा नहीं, जो मुशीर है, जी, बहुत अच्छी एडवाइजर हैं जी, माशाल्लाह अखराजात खत्म हो गए जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जरूरत ही नहीं पड़ती होगी सर। हाँ सर, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले 70 साल में इस मुल्क में बड़ा नुकसान हो रहा था, बड़े गलत लोगों की हुकूमत थी। आज जी, माशाल्लाह सादिकुल अमीन की गवर्नमेंट आ गई है। ठीक है, तो जब वज़रा भी हुकूमत तनख्वाह नहीं ले रहे जी, और मुख्तसर सर सुन तो जी, जी, पैसा भी एडवाइजर पैसा भी बाहर से आ रहा है। अच्छा, पैसा भी बराबर मांगी जा रही है जी, जी, और आवाम भूख से मर रही है, चोरी बंद हो चुकी है, खजाना चोर खाली बंद नहीं है, तनख्वाह ये नहीं ले रहे, तो जी, पैसे कहाँ चले गए ये कौम को बताएं। चले ठीक है। हमारे भाई बजट पे पैसे आया नहीं, लेके गए बैंकों में भर भर के पैसे ओमनी ग्रुप के जरिए बाहर गए, भर भर के पैसे। अच्छा, ये बताएं चोरी की चोरी में तो इन्होंने इंटरनेशनल चले जी, हमारे बरदगान की वाइफ ने हार्ट डोनेट किया था, बता रहे एक हार्ट डोनेट किया था बरदगान की बीवी ने। चले जी, बिल्कुल सर, टाइम खत्म हो गया मेरे पास, बिल्कुल उनको बात करने दें। शुरू होगा। आप तो सर्टिफाइड ठीक है, हमारे भाई वन लाइनर आपके ऊपर तो अल्लाह माफ करे से करप्शन है, आया नहीं के पैसे भर भर के जाते थे बाहर। और फिर मैं ये कहूंगा कि मुझे जवाब देना चाह रहे थे स्मॉल ट्रेड के लिए क्या किया। मैं चाहूंगा, मैं इनको इनसे जवाब सुनना चाहूंगा। मैं अपनी जगह इनको कहूंगा कि बताएं मुझे क्या किया है स्मॉल ट्रेड के लिए, ताकि मुझे पता चले, मैं भी इनको जवाब दे सकूं। मुझे ऐसी चीजें नजर नहीं। मैंने एक अच्छा सवाल किया था और मैं समझता हूँ कि मेरा हक बनता है। देखिए स्मॉल, ये जो खान साहब ने 1200 रुपए का पैकेज का ऐलान किया था ना कोरोना के लिए, ठीक है, इसमें स्मॉल ट्रेडर्स के लिए 200 अरब का पैकेज का ऐलान किया था। बस काफी है सर, बस इससे भद्दा मजाक मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। जी, अहमद नवारा साहब इस बात की गवाही दे सकते हैं। अगर चले ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरा जिलानी साहब, बहुत शुक्रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद है। सर टाइम खत्म हो गया मेरे साथ जो है सर, बहुत शुक्रिया। मेरा जिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, हुमायूं उस्मान साहब पाक सरजमीन पार्टी से, जबकि सीनियर ताज रहनुमा तज्जियाकार हमाद पूनावाला साहब मेरे साथ मौजूद थे। आप चारों मेहमानान का बहुत बहुत शुक्रिया। मामलात वहीं आ जाएंगे कि डिफेंडिंग पोजीशन के अंदर सही मानों में अभी कोई जमात